Hello and welcome to my YouTube channel Scholars and Curious and Physics is obviously for curious ones। मैं मोनिका श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का एक ऐसा लेक्चर जो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत सही है क्योंकि गेट की एग्जाम्स बहुत करीब आ चुकी है और अब हम पूरे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ सकते, तो हमें रिवीजन के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके सीखने होंगे। तो ये जो लेक्चर है दिस इज ऑल अबाउट गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बेसिकली 18, 19 और 2020 के क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिस तरह के क्वेश्चंस 2021 में भी रिपीट हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली आवर टारगेट इज गेट 2021 and this is the part 3 of quantum mechanics and here we go. Question 1 is on your screen. The degeneracy of the third energy level of a three-dimensional isotropic quantum harmonic oscillator is, and there are four options। तो यहाँ पे आपको 3D क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की डीजेनरेसी पूछी है, तो मैं आपको बताऊंगी डायरेक्ट फॉर्मूला 3D क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की डीजेनरेसी कैसे निकालते हैं। तो देखिए, थर्ड एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में फर्स्ट एनर्जी लेवल तब होता है जब n equals to 0 हो, सेकंड एनर्जी लेवल when n equals to 1 and थर्ड एनर्जी लेवल इज when n equals to 2। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इसे स्टार बना लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। 3D क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में डी जनरेसी निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स n+1 n+2/2 and n is 2, so 2+1 2+2/2 3 into 4/2 that is 6। तो हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट अपॉन ए वन डायमेंशनल फाइनाइट पोटेंशियल स्टेप of height 0.75 electron volt, the probability of its reflection from the barrier is। अब आप देखिए कि यहाँ पे पोटेंशियल स्टेप की बात हो रही है, तो पोटेंशियल स्टेप के लिए जो रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी होती है उसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। द रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी फॉर अ पोटेंशियल बैरियर इज, इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कीजिए। आई होप आपने याद तो कर लिया होगा, बट इसे स्टार बना लीजिए और इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए r इक्वल्स टू √e माइनस √e माइनस वी नोट ओवर √e प्लस √e माइनस वी नोट का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको E इज द एनर्जी जो कि गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वी नोट इज द हाइट ऑफ द पोटेंशियल स्टेप दैट इज 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन इन द क्वेश्चन। आप पुट कर दीजिए वैल्यूज और आपका आंसर मिलेगा 0.11। सो दिस इज द राइट वन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.11। This is 0 guys। Okay, moving ahead, question number 3 is here। Consider a one-dimensional potential well of 3 nm using the uncertainty principle, that is delta x delta p greater than equal to h cut by 2, an estimate of the minimum depth of the well such that it has at least one bound state for an electron is at least one bound state। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम्स में, 2021 में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो सीख लेते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है 3 nm, डेल्टा पी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं h कट बाई 2 डेल्टा एक्स। ओके, सो वी विल गेट, हमें पूछा है मिनिमम एनर्जी डेल्टा पी एक्स ओवर 2m, डेल्टा पी एक्स स्क्वायर ओवर 2m, क्योंकि क्या होता है पी स्क्वायर ओवर 2m। वैल्यू पुट कर दीजिए, आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी राइट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ही आप स्टार लगा लीजिए। इसे ऐसे क्वेश्चंस की हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर। द इंटीग्रल 0 to infinite x square exponential minus x square dx is equal to, और इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए। वैसे ये मैथमेटिकल का क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे डाल दिया है। नेक्स्ट जो है वो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स में लाप्लास, फूरियर, डायरेक्ट इंटीग्रल्स, ये क्वेश्चंस रैंडमली पूछे ही जाते हैं। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज हर्मिशियन। अब कोई ऑपरेटर हर्मिशियन है या नहीं है ये कैसे पता लगाते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी ये क्वेश्चन करवाया था। देखिए फिर से देखते हैं। अगर कोई ऑपरेटर हर्मिशियन होता है तो उसका ड्रैगर उस वैल्यू के इक्वली होना चाहिए। तो आप इसका ड्रैगर कीजिए। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। आप इसका ड्रैगर कीजिए, आप ऑप्शन बाय ऑप्शन चारों क्वांटिटीज का ड्रैगर करके देख सकते हैं। आप जब इसका ड्रैगर करेंगे तो आयटा माइनस आयटा में कन्वर्ट हो जाएगा,
पी एक्स एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर पी एक्स, माइनस तो माइनस ही रहेगा, एक्स स्क्वायर पी एक्स क्या हो गया, पी एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आप माइनस को अंदर ले जाइए, जो पहले था वही फॉर्मूला जो है, वही फंक्शन जो है वो बन रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आप बी, सी और डी को चेक कर सकते हैं, उनका ड्रैगर करके आपको पता चलेगा कि इनमें से कोई भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही करेक्ट होगा। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल एंड देयर आर 4 ऑप्शन। किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो सभी रियल होती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज which one of the following represents the 3p radial wave function of hydrogen atom? 3p radial wave function किसमें, इनमें से कौन 3p रेडियल वेव फंक्शन देता है हाइड्रोजन एटम के लिए? तो देखिए, मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि हाइड्रोजन एटम के लिए जितने टाइप के वेव फंक्शंस होते हैं और उन्हें कैसे लिखा जाता है और उनकी वेव्स कैसे बनती है, रेडियल वेव फंक्शंस कैसे हम डिनोट करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुट अ स्टार हियर, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी जिससे कि इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। देखिए, these are the first few radial wave functions of hydrogen atom. R10R कैसे लिखा जाता है, 2a0 raised to the power minus t by 2 exponential minus r by a0। R20R कैसे लिखा जाता है, इस तरह से R30R 213132। ये ग्राउंड स्टेट से चलते हुए कुछ 6 रेडियल वेव फंक्शन है, फर्स्ट 6 रेडियल वेव फंक्शंस। तो आप इन्हें याद करने के अपने तरीके बनाइए और इन्हें याद कर लीजिए। देखिए, यहाँ R10R का मतलब क्या होता है, ये जो 1 है ये n की वैल्यू है और ये जो 0 है ये l की वैल्यू है बेसिकली। तो जो यहाँ पे जो वैल्यू होती है n की, वही वैल्यू यहाँ पे होती है r अपॉन यहाँ होता है n। अब यहाँ पे हमारे पास 1 है तो यहाँ हो गया माइनस r अपॉन ए नॉट, यहाँ पे 2 है तो देखिए यहाँ पे हो गया माइनस r अपॉन 2 ए नॉट, यहाँ पे 3 है तो देखिए यहाँ पे फिर से हो गया माइनस r अपॉन 3 ए नॉट। ठीक है, यहाँ पे फिर से 2 आ गया तो यहाँ पे हो गया माइनस r अपॉन 2 ए नॉट। तो ये तो आपको याद हो ही जाएगा। अब l की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ पे है 1। तो आप देख पा रहे हैं कि जो बेसिक डिफरेंस है वो यहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इस वैल्यूज में, इन वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो L की वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट्स चेंज होते जाते हैं। तो इस तरह से रेडियल वेव फंक्शन बना देते हैं हम। और इन 6 रेडियल वेव फंक्शंस के ग्राफ किस तरह के होते हैं, देखिए ये 6 ग्राफ हैं उन 6 रेडियल वेव फंक्शंस के। और R एन एल R के जो नोड्स होते हैं n-l-1 नोड्स होते हैं। सपोज कीजिए n is 2, l is 2, तो 2 - 2 - 1 तो हमको 1 नोड मिलेगा। ओके, सो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमें पूछा है 3p रेडियल वेव फंक्शन। 3p मींस यहाँ पे n जो है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3 और l की वैल्यू दे रखी है l, p के लिए कितना होता है 1 होता है। तो हमें R31 की वैल्यू देखनी है। R31 का फंक्शन क्या होता है, ये रहा R31 का ये वाला फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ क्या हो जाएगा, R31 का ये वाला ग्राफ है, यू कैन सी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 8 is on your screen. Given the following table, we have to match the experiments of group first to their inference in group second. ग्रुप फर्स्ट में आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स के नाम दे रखे हैं और ग्रुप सेकंड में हमें ये दे रखा है कि हम उनसे क्या रिजल्ट्स निकालते हैं, या तो मैच करवाने हैं और हमें बताना है कि किससे क्या रिजल्ट निकलेगा। तो देखिए, स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट होता है, उसने सबसे पहले स्पिन की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया था। तो जो P है वो 3 से मैच करेगा। अगेन जीमान इफेक्ट है वो स्पेस क्वांटाइजेशन को शो करता है, तो जो Q है वो 4 से मैच करेगा। अगेन फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है वो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है, तो जो R है वो 2 से मैच करेगा और जो बच गया डेविसन जर्मर वो आपका वेव नेचर ऑफ पार्टिकल है।
तो जो आपका आंसर है वो देख लीजिए, P3Q4R2S1, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ये तो इजी क्वेश्चन था, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ H is the Hamiltonian for a free particle with mass m, the commutator x over xh। देखिए आसान सा क्वेश्चन है। कम्यूटेटर हर साल एक आता है, गेट 2021 में भी एक कम्यूटेटर पूछा जाएगा। बात ये नहीं है कि किसका कम्यूटेटर कितना होता है, बात ये है कि क्या हमें कम्यूटेटर सॉल्व करना आता है। तो यहाँ पे मैंने ये कम्यूटेटर सॉल्व किया है, आप देख लीजिए। मैंने जो 2 पहले वीडियोस डाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, वहां पे भी हर बार कम्यूटेटर के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो आई होप आप आइडिया लगा सकते हैं कि कम्यूटेटर को कैसे सॉल्व करते हैं। और प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन कम्यूटेटर का एग्जाम में जरूर आता है। So x over xh for free particle potential energy is always 0. So बचा क्या हैमिल्टोनियन में p square upon 2m बचा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है फॉर अ फ्री पार्टिकल, इसलिए हमें पोटेंशियल एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंपली h की जगह px square upon 2m पुट कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे कि कम्यूटेटर सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू आ रही है वो है ऑप्शन नंबर बी। Moving ahead, question number 10 is here on your screen. The ground state energy of a particle of mass m in an infinite potential value is E naught. It changes to E naught 1 plus alpha into 10 to the power minus 3 when there is a small potential bump of height V naught equals to pi square h cut square or 50 ml square and width A equals to L by 100, which is shown in the figure. The value of alpha is, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बस घुमा फिरा दिया है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले लिमिट्स बताएंगे अल्फा 1 और अल्फा 2 के लिए। अल्फा हमको गिवन है L by 100, हमें पता है E1 यानी द एनर्जी करेक्शन अप टू फर्स्ट ऑर्डर E1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है E naught, तो E1 क्या होता है इंटीग्रल ऑफ psi1 into psi2, और हम वही कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यूज रख रहे हैं हम। इस इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं अल्फा 1 से अल्फा 2 के लिए। अल्फा 1 से अल्फा 2 के लिए सॉल्व करने के बाद हमने अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यूज रख दी। इंपॉर्टेंट ये है कि ये वैल्यूज कहां से आई। तो देखिए अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यूज, एक लिमिट हो गई आपकी यहां से यहां, एक लिमिट हो गई आपकी यहां से यहां। तो यही 2 लिमिट तो हमने रखी है, L/2 माइनस A/2, L/2 प्लस A/2। तो इन लिमिट्स को रख दीजिए, बाकी की न्यूमेरिकल्स वैल्यू रख दीजिए, तो आप यू विल गेट द वैल्यू 0.81 into E naught into 10 to the power minus 3। दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या है 0.81। तो दिस इज द आंसर। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 11 इज a two-state quantum system has energy eigenvalues plus minus epsilon corresponding to the normalized state cat of psi plus minus. At time t equals to 0, the system is in quantum state 1 by under root 2 cat of psi plus cat of psi minus. The probability that the system will be in the same state at t equals to h upon 6 epsilon is। इस क्वेश्चन को आप स्टार बनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा ही जा रहा है गेट के एग्जाम में। हम पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। टाइम t इक्वल्स टू 0 पर आपको वेव फंक्शन दे रखा है, तो टाइम t इक्वल्स टू t पर आप वेव फंक्शन बना लेंगे। कैसे बनाते हैं, psi t इक्वल्स टू 1 by under root 2 to 1 by under root 2 psi प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस iota et over h कट, एक्सपोनेंशियल iota et over h कट। ओके, यहाँ पे t की वैल्यू आपको दे रखी है h over 6 एप्सिलॉन, आप पुट कीजिए, आपको एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा पाई बाई 3 और एक्सपोनेंशियल प्लस आइटा पाई बाई 3 मिलेगा। आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी p क्या होती है मोड ऑफ psi t psi 0 ओवर psi psi, मोड ऑफ psi t psi 0 होल स्क्वायर ओवर psi psi। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी 0.25। तो यही प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम जो है वो सेम स्टेट में रहे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास है 1/4, दैट मींस 0.25। Moving ahead, question number 12 is here. An electric field E equals to E naught z cap is applied to a hydrogen atom in n equals to 2 excited state. Ignoring spin, the n equals to 2 state is 4-fold degenerate. यानी इसकी degeneracy कितनी है 4, which is in LM basis are given by 00111011. If H dash is
interaction Hamiltonian corresponding to applied electric field. Which of the following matrix elements is non-zero? ये क्वेश्चन स्टार्क इफेक्ट का है, क्योंकि हमने सीधे सीधे क्वेश्चन में बोला है कि हमने हाइड्रोजन एटम की n = 2 एक्साइटेड स्टेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है तो हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है तो हम जीमान इफेक्ट कहते हैं। तो ये स्टार्क इफेक्ट की बात हो रही है। देखिए, स्टार्क इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है सिंपली फॉर द हाइड्रोजन एटम, वो ये बोलता है कि n l ml and z इज एनी फंक्शन। किसी स्टेट पर हमने n डैश l डैश ml डैश पे z अप्लाई किया तो वो वैल्यू 0 होगी अगर n n डैश के बराबर है, l l डैश के बराबर और ml ml डैश के बराबर है। बट वो वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी अगर l l प्लस माइनस 1 है। तो हम यही चेक करेंगे, हमें नॉन जीरो एलिमेंट बताना है। इसका मतलब चारों ऑप्शंस में से कौन सा जीरो नहीं है, क्योंकि हमें क्या बताना है, नॉन जीरो एलिमेंट बताना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो तो जीरो हो गया, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो n डैश के बराबर हो गई, l की वैल्यू l डैश के बराबर हो गई। ऑप्शन बी क्या हो गया, ये भी जीरो हो गया। n की वैल्यू तो n डैश के बराबर नहीं है, पर देखो l की वैल्यू भी तो l डैश के बराबर नहीं है ना, है ना। n और n डैश, l और l डैश दोनों की वैल्यू चेंज हो गई, तो ये फिर से जीरो हो गया। जीरो कब नहीं होगा, जब n की वैल्यू जो है ये l और m की वैल्यूज है, सॉरी ये l और m की वैल्यूज है, ओनली क्वेश्चन में गिवन है। या जब l की वैल्यू तो l प्लस 1 हो बट m की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन सी, तो ये नॉन जीरो नहीं होगा। और डी भी फिर से जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे l और m दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। अच्छा क्वेश्चन है, इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 is here. For a spin half particle let up and down denote its spin up and spin down states respectively. If cat of A equals to 1 by under root 2 up down plus down up and B equals to 1 by under root 2 up down minus down up states are composite states of two such particles. Which of the following statements is true for their total spin s? And there are 4 options. देखिए, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, पर उतना आसान भी नहीं था। बट अगर किसी ने क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ी है तो वो ये क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। इसको कैसे करते हैं, देखिए ए और बी दो स्टेट्स हमें दे रखी हैं, स्पिन हमें दे रखी है हाफ, तो टोटल स्पिन क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। जब स्पिन 1 हो तो मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 1 0 माइनस 1 3। जब स्पिन 0 हो तो क्या होती है, 0। तो देखिए हम कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं, 1 0 0 0 -1 0 और 1 1, इस तरह से 4 कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन गए। जब 0 और 0 होगा तो ये सिंगलेट स्टेट हो गई, जो कि एंटी सिमेट्रिक के लिए होती है, एकमात्र स्टेट है। और ट्रिपलेट स्टेट s इक्वल टू 1 के लिए होती है, ये ट्रिपलेट स्टेट है, ठीक है, विद द वेरिएशन ऑफ 1 एंड 0। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि टोटल स्पिन s की ही हमें बात करनी है और 4 ऑप्शंस को हमें मैच करवाना है। तो हम टोटल स्पिन की बात कर रहे हैं 1 और 0 की, हमने 4 कॉम्बिनेशन बना लिए। s इक्वल टू 0 के लिए क्या हो रहा है, 0 0, एंटी सिमेट्रिक स्टेट। s इक्वल टू 1 के लिए 3 स्टेट आ रहे हैं। अब देखिए ऑप्शन से मैच करते हैं। a क्या है आपका, 1 by under root 2 अप डाउन प्लस डाउन अप, ये क्या है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। जहां पे प्लस आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। और b क्या है, 1 by under root 2 अप डाउन माइनस डाउन अप, ये स्टूडेंट्स एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, ठीक है। अभी हमने देखा कि s इक्वल टू 0 के लिए जो होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। देखिए यहाँ पे s इक्वल टू 0 के लिए क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक है, और s इक्वल टू 1 के लिए क्या है, सिमेट्रिक है, जो कि स्पिन ट्रिपलेट है। तो s इक्वल टू 1 तो a के लिए हो जाएगा और s इक्वल टू 0 जो है वो b के लिए हो जाएगा। s इक्वल टू 1 a के लिए हो जाएगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है, s इक्वल टू 0 b के लिए हो जाएगा क्योंकि वो एकमात्र होता है जो एंटी सिमेट्रिक होता है। तो ऑप्शन जो है वो डी आपका करेक्ट होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 14। The Hamiltonian for a quantum harmonic oscillator of mass m in 3 dimension is h equals to p square over 2m plus half m omega square r square, where omega is angular frequency. The expectation value of r square in the first excited state of the oscillator in units of h cut over m omega.
जब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि आर स्क्वायर आ गया तो ये स्फेरिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको हम 3D की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर। जो कि हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, एच कट ओवर एम ओमेगा एन प्लस हाफ। इसको स्टार लगा लीजिए, डायरेक्ट है ये वैल्यू। ग्राउंड स्टेट के लिए एन इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 1 कर देते हैं एंड सो ऑन। तो आर स्क्वायर के लिए एन एक्स एन वाई एन जेड पुट कर दीजिए और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, एन एक्स 1 एन वाई 0 एन जेड 0। वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू विल गेट 5/2 एच कट ओमेगा यानी कि 2.5। तो जो आपका एच कट एम अपॉन एम ओमेगा यूनिट्स में जो आंसर होगा वो होगा 2.5। Moving ahead, question number 15 is on your screen, which is saying, let cat of psi1 equals to 1, 0, psi2 equals to 0, 1 represent two possible states of two-level quantum system. The state obtained by the incoherent superposition of psi1 and psi2 is given by a density matrix that is defined as rho equals to C1 psi1 psi1 plus C2 psi2 psi2. If psi1 equals to C1 equals to 0.4 and C2 equals to 0.6, the matrix element rho 22 is। इस प्रॉब्लम को देख के लगता है कि ये बहुत हार्ड टाइप की है, बट नो, अगर इसको हम अच्छे से समझेंगे, मतलब इसको करने का बहुत आसानी तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है। देखिए, रॉ 22 पूछा, इसका मतलब psi2 रॉ psi2 पूछा है और रॉ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन भी है। तो रॉ की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे पुट कर दी है रॉ की वैल्यू। अब आपको C1 और C2 दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं तो इनको बाहर रखना है। देखिए यहाँ पे बाहर रख दिया। बाकी की वैल्यूज आपको जो है क्वेश्चन में गिवन है। psi2 psi1 psi1 psi2 1 हो जाएगा, सॉरी psi2 psi1 psi1 psi2 डिफरेंट वेव फंक्शंस हैं, 0 हो जाएंगे। सेम वेव फंक्शंस हैं वो 1 हो जाएंगे, psi2 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 psi2। तो C1 के साथ जो है 0 आएगा और C2 के साथ क्या आएगा, 1 आएगा। C2 की वैल्यू कितनी है, 0.6। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी कितना है, 0.6। Okay, 6 again. Yeah. Moving ahead, question number 16, which is the wave function psi x of a particle is shown below. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस नेट जेआरएफ में आते हैं, पर गेट में भी आया है एक बार। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये आप देख लीजिए, तो आपको नेट का एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये आपको वेव फंक्शन दे रखा है पार्टिकल का, के यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, ए जो है वो डी से बड़ा है, पोजीशन अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स हमें बतानी है इस पार्टिकल के लिए, डेल्टा एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका वेव फंक्शन लिखते हैं। इस तरह का डायग्राम आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक लिमिट हो गई, फिर यहां से यहां तक लिमिट आप अप्लाई कीजिए, या ऐसे देख लीजिए यहां से यहां तक जहां पर ये बम्प है, देन यहां से यहां 0 तक, देन 0 से यहां तक एक लिमिट हो गई, एंड देन यहां से यहां तक एक अगेन एक लिमिट हो गई, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि इस एरिया में वेव फंक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है जो कि है k, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो k कहां से कहां तक है, -a/2 से -d/2, ठीक है। फिर -a/2 से -d/2 से -a/2 प्लस d/2, यानी यहां से यहां तक। फिर 0, यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। एक बार मैं सारी इंक हटा देती हूं। हाँ, फिर से देखिए यहां से यहां तक फिर से 0 होगा, फिर यहां से यहां तक 0 होगा, ठीक है। ये वाला आ गया 0 के लिए, ये वाला आ गया 0 के लिए, या फिर ये पूरा 0 होगा एक बार में ऑन द गो, यानी यहां से यहां तक की एक लिमिट लगा दीजिए। फिर यहां से यहां तक की एक लिमिट लगा दीजिए जिसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट होगी, a/2 - d/2, a/2 प्लस d/2 अगेन, और इसके बाहर का जो है वो अगेन 0 हो जाएगा, यानी a/2 प्लस d/2 से बड़ा जो भी है वो सब 0 हो गया, ठीक है। ये हमारा वेव फंक्शन हो गया। अब हम इस वेव फंक्शन नॉर्मलाइज करेंगे सबसे पहले। तो नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करते हैं, ब्रा ऑफ psi कैट ऑफ psi इक्वल्स टू 1 करते हैं। तो देखिए आप कीजिए इसको,
चारों लिमिट्स के लिए आप डिफाइन कीजिए तो जीरो वाली लिमिट्स तो हट जाएंगी, तो डायरेक्ट मैंने के वाली वैल्यूज रखी है, इसको 1 के इक्वल कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको के की वैल्यू मिलेगी 1/√2d। आपको वो वैल्यू पुट करनी है वेव फंक्शन में, ठीक है। अब हमें निकालना है डेल्टा एक्स। तो ध्यान से देखिए, जो अनसर्टेनिटी इन एनी क्वांटिटी होती है, डेल्टा एक्स, डेल्टा पी, व्हाटएवर, तो हम उसको कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। बेसिकली डेल्टा एक्स हमें ऐसे निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। ये वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक है, जैसा कि हम डायग्राम में भी देख पा रहे थे। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स तो 0 ही है। अब हमें निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो वेव फंक्शन में एक्स स्क्वायर रख दीजिए आप सिंपली, ठीक है, और एक्स स्क्वायर दोनों जगह पुट कर दीजिए। बाकी का आपको इंटीग्रेशन करना है सेम। जहां पे के आ रहा है आपका, के एंड में आप के की जगह अपना वैल्यू पुट करेंगे। क्या थी? 1/√2a। हमने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाला था, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3a² प्लस d²/12। अब देखिए डेल्टा एक्स क्या था हमारा? मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मोड ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का बेसिकली हमें अंडर रूट ही करना है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू आई ना 3a² प्लस d²/12, तो अंडर रूट ऑफ 3a² प्लस d²/12। इस तरह से सॉल्व करते हैं, देख लीजिए इसे। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 17 इज हियर। कंसीडर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस इन अ पोटेंशियल Vx इक्वल्स टू f of mod x. Its ground state energy E0 is estimated using the uncertainty principle. Then E0 is proportional to quite easy question. How to solve this? Let's see. Vx is given. Just put the value in Hamiltonian, which is total energy, which is p²/2m plus v. तो plus fx. अब मोड में है तो f ऑफ प्लस एक्स, एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए हो जाएगा, और माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0 के लिए हो जाएगा। अनसर्टेनिटी थ्योरी क्या कहती है? डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स जो है वो इक्वल टू एच कट होता है। तो यहाँ से डेल्टा पी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, और डेल्टा पी एक्स की वैल्यू जो है वो आप इसमें पुट कर दीजिए ई में। तो जब आप पुट करेंगे आपको ये आंसर मिलेगा। मिनिमम एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं? वन टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। तो हमें जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो f की पावर 2x ही मिल जाएगी। हमें सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी बतानी थी, तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी इज ऑलरेडी द करेक्ट वन। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 18। द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर अ टू लेवल क्वांटम सिस्टम इज h इक्वल्स टू E1 0 0 E1। If the state of the system at t equals to 0 is given y psi 0 1/√2 1 1, then psi 0 psi t mode of square at later time t is। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया है थोड़ी देर पहले कि लेटर टाइम t हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर से क्वेश्चन आया है तो psi 0 आपको गिवन है। psi t आप कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको बता दिया है काफी टाइम। अब देखिए psi 0 psi t का मोड का स्क्वायर कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है तो हम बार बार नहीं सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन है बट इजी है। कंसीडर अ पोटेंशियल बैरियर Vx ऑफ द फॉर्म एंड द बैरियर इज गिवन इन द क्वेश्चन। आप यहाँ पे एक वेव फंक्शन बनाएंगे, ओके, और आपको बताना है कि ये किस तरह से बनेगा। इफ V0 is constant for particle of energy E less than 0 incident on this barrier on the left, which of the following schematic diagram best represent the probability density psi x square। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से आपको बताना है कि psi x स्क्वायर का x के साथ में सबसे अच्छा वेव रिप्रेजेंटेशन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसको देख लेते हैं हम। ऑप्शन जो है बी होगा वो सबसे सही, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक शार्प कॉर्नर है, इसका मतलब वेव फंक्शन में शार्प कॉर्नर है तो उसके मोड के स्क्वायर में भी एक शार्प कॉर्नर होना चाहिए। अब देखिए इस तरह से वेव यहाँ पे स्प्लिट होगी। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल हाईएस्ट वैल्यू जा रही है एंड देन अचानक से डिक्रीज हो रही है, शार्प कॉर्नर बन रहा है। यहाँ पे शार्प कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है,
देखिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो वेव है वो ऑसिलेटिंग नहीं है, सी भी डिस्कार्ड कर दीजिए। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, और ये जो आपका वेव फंक्शन है ये तो 0 को टच भी नहीं कर रहा, 0 से ऊपर है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, यानी कि आपका जो है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए आप इसे एक बार। मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 20। The Hamiltonian of a system is H equals to 1 epsilon, epsilon minus 1 with epsilon less than 1. The fourth order contribution to the ground state energy of H is gamma e power 4. The value of gamma is आपको फोर्थ ऑर्डर कंट्रीब्यूशन ग्राउंड स्टेट एनर्जी में बताना है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इसे डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। हैमिल्टोनियन आपको गिवन है, आप इसके लिए आइगन वैल्यूज निकाल लीजिए। आपकी आइगन वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर। ओके डन। अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास आइगन वैल्यूज आ जाती हैं तो हम इन आइगन वैल्यूज को पुट करते हैं एंड देन बट हमें क्योंकि फोर्थ ऑर्डर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका टेलर एक्सपांशन कर देते हैं। अदरवाइज हम अगर मेथड से करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये इसका ट्रिक भी है कि आप इस आइगन वैल्यू का, ग्राउंड स्टेट आइगन वैल्यू का आप टेलर एक्सपांशन कर दीजिए, और जो आपके पास एप्सिलॉन 4 का जो कॉफिशिएंट आएगा वही गामा की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 4 का कॉफिशिएंट क्या है 1/8, तो गामा की वैल्यू कितनी है 0.25। तो देख लीजिएगा 0.25 जो है वो गामा की वैल्यू है। मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 21। Electrons with spin in the z direction are passed through a Stern-Galet setup with the magnetic field theta equals to 60 degree from z cap. The fraction of electrons that will emerge with their spin parallel to the magnetic field in the SG setup is fraction of electrons that will emerge with their spin. अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए ये हमारा सपोज कीजिए स्टार्टिंग में जो था अलाइनमेंट इलेक्ट्रॉन्स का कुछ इस तरह था, स्पिन्स इस तरह थी। ये हमारा स्टर्न-गर्लैक सेटअप है। जब इनके बीच में से हमारा वेव गुजरा तो 60 डिग्री पे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री पे रोटेट हुआ, तो अब जो हमारी स्पिन्स हैं वो कुछ इस तरह हो गई। ठीक है, अब स्टेट के लिए हमें पता है शाई क्या होता है 10। नई आइगन स्टेट क्या होगी फॉर शाई 60, तो ये आप स्टार लगा लीजिए शाई एट थीटा, जो शाई एट एनी थीटा कॉस थीटा बाई 2 एक्सपोनेंशियल आइटा फाई साइन थीटा बाई 2 आप लिखते हैं इसे। यहां पर ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है तो फाई की वैल्यू 0 होगी और थीटा की वैल्यू 60 हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो है √3/2 1/2 आ जाएगा न्यू आइगन फंक्शन। अब हमें प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है तो वो तो आप निकाल ही लेंगे इजीली। समझने वाली बात तो यही है कि थीटा पर हमें आइगन स्टेट लिखनी कैसे है, तो ये आप लर्न कर लीजिए। cos थीटा बाई 2 एक्सपोनेंशियल आइटा फाई साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 एक्सपोनेंशियल आइटा फाई साइन थीटा बाई 2 एंड द क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। अब जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इसके बाद वो सभी गेट 2020 यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। यहाँ से हमें आइडिया लगेगा कि पेपर का लेवल किस टाइप का आ रहा है, क्योंकि जो लास्ट ईयर का पेपर आया उसी लेवल का पेपर इस साल भी आने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर का जो गेट का पेपर है उसमें क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थी, एवरेज थी, बहुत इजी भी नहीं थी। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो बहुत इजी वन है, इजी है, हार्ड नहीं है। आपको एक क्वांटम पार्टिकल विच इज सब्जेक्टेड टू द पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है और ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन बताना है इस पार्टिकल के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये सिमेट्रिक पोटेंशियल है या एसिमेट्रिक है। आपको पोटेंशियल का नेचर देख के पता चल रहा है कि ये एक सिमेट्रिक पोटेंशियल है। तो सिमेट्रिक पोटेंशियल में जो हमारा वेव फंक्शन होता है वो कॉस और साइन में वैरी करता है, इवन के लिए साइन और ऑड के लिए कॉस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिमेट्रिक पोटेंशियल है तो शाई एक्स क्या होगा आपका cos n पाई x ओवर एल हो जाएगा ग्राउंड स्टेट के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको विड्थ टोटल कितनी है l a है, n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो cos पाई x बाई a हो जाएगा, यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा cos पाई x बाई a। इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, विच इज let A and A dagger respectively denote the lowering and raising operators of a one-dimensional simple harmonic oscillator
n cap be the energy eigenstate of simple harmonic oscillator given that n cap is also an eigenstate of a dagger a the corresponding eigen value is। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपको a और a dagger लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर कैसे अप्लाई करते हैं ये आता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए हम वन बाय वन, क्योंकि हमें a ड्रैगर a को n पर अप्लाई करवाना है तो वन बाय वन करवाएंगे। पहले a को n पर अप्लाई करवाते हैं तो हमारी वैल्यू आई √n(n-1)। फिर a को इस n-1 पे अप्लाई करवाते हैं, फिर हम a ड्रैगर को अप्लाई करवाएंगे n-2 पे, फिर a ड्रैगर को अप्लाई करवाएंगे n-1 पे और फाइनली हमें जो वैल्यू रिसीव होगी वो होगी n(n-1)। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो a करेक्ट होगा। दोस्तों आसान क्वेश्चन था, गेट 2020 में आया है। क्वेश्चन नंबर 24, पार्टिकल A with angular momentum j equals to 3/2 decays into two particles B and C with angular momenta j1 and j2 respectively if cat of 3/2 A equals to alpha 1 B cross 1/2 C the value of alpha is। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि j 3/2 डीके हो रहा है दो पार्टिकल्स में, j 3/2 डीके हो रहा है तो ये तो ऑब्वियस है कि j 3/2 अगर डीके होगा तो स्पिन या तो 1 होगी या हाफ होगी ऑब्वियसली। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो 3/2 विल स्प्लिट इनटू j1 इक्वल्स टू 1 एंड j2 इक्वल्स टू हाफ। तो देखिए ये हाफ है, ये 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 होगा, इसका कोफिशिएंट भी 1 होगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये तो ऑब्जर्व करके बताने वाला आंसर था, ठीक है, आसान था। क्वेश्चन नंबर 25, Sx denotes the spin operator defined Sx equals to h cut by 2 0 1 1 0. Which one of the following is correct? The eigenstates of spin operator Sx are up 1 0 down 0 1. Eigenstates of spin operator Sx are up 1 by under root 2 1 minus 1 and up 1 by under 2 1 1 and C and D। हमें बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले Sx के लिए अगर आप बता रहे हो तो आइगन स्टेट जो होंगी, ऑप्शन 1 को देखिए, आइगन स्टेट जो होंगी वो ये तो नहीं हो सकती क्योंकि ये 1 0 0 1 जो है वो एस जेड के आइगन स्टेट्स हैं, याद कर लीजिए आप इन्हें, ये Sx की नहीं है तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखिए दोनों ही स्टेट अप और अप के लिए दे दी, जबकि ये स्टेट अप के लिए होती है और ये स्टेट डाउन के लिए होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ओके, अब देखिए हमें सी और डी में बताना है तो इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी दोस्तों, और हमें पता चल जाएगा कि किसके लिए सही आंसर आ रहा है। तो सी और डी के लिए हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अब एक्स हमें पता है 1/2 1 1, डाउन के लिए 1/2 1 - 1, तो प्रोबेबिलिटी शाई फॉर अप हमें निकालना है तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, आपको मिलेगा 2 + √3/4, यानी कि जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है, सी नहीं। 2 + √3/4 आएगी ना कि 1/4। आसान क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26, द रेडियल वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सेंट्रल पोटेंशियल इज गिवन बाय r equals to ar/a exponential minus r/2a where a is normalization constant and a is positive constant of suitable dimensions. If gamma is most probable distance of particle from the force center, the value of gamma is, gamma a क्या है, most probable distance है फोर्स सेंटर से। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है r² mod of r² से, तो प्रोबेबिलिटी आ गई। मोस्ट प्रोबेबल जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, dp/dr = 0 करते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू आती है। तो dp/dr कर दीजिए, इसको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके लिए r की वैल्यू आ जाएगी 4a0। यहाँ पे गामा आपको पता चल गया, a0 का कोफिशिएंट कितना है 4, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 4 फॉर दिस क्वेश्चन। Moving ahead, question number 27 is here. A free particle of mass m is located in a three-dimensional cubic potential well with impenetrable walls. The degeneracy of fifth excited state of particle. The degeneracy of fifth excited state of particle. तो चलिए फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ पार्टिकल की डिजेनरेसी निकालते हैं, किसके लिए, 3D पोटेंशियल वेल के लिए। ये देखिए 3D पोटेंशियल वेल के लिए ग्राउंड स्टेट जो होती है π²h²/2m² और 3D के लिए nx² + ny² + nz² E0 हम लिखते हैं। ग्राउंड स्टेट हमारी 1 1 1 होती है जो 3 4 जो कि नॉन डिजेनरेट है, इसकी डिजेनरेसी होती है 1, ठीक है, ONE 1।
ओके, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो होती है 211 या 121 या 112, तो डीजेनरेसी कितनी हो गई फ्रेंड्स? 3 हो गई। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 221, 212, 122, डीजेनरेसी कितनी हो गई? अगेन 3 हो गई। थर्ड एक्साइटेड स्टेट 311, 131, 113, डीजेनरेसी कितनी हो गई? 3 हो गई। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट 222 ही होती है, इसकी डीजेनरेसी 0 होती है, बिल्कुल नॉन डीजेनरेट स्टेट है, ये भी नॉन डीजेनरेट स्टेट है। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी देखिए 123, 132, 213, 231, 312, कितने टाइप से हम लिख सकते हैं फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट को, वो देखना है। 14 ई नोट हमें बनाना है, 6 टाइप से हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये 6 फोल्ड डीजेनरेट है, इसका मतलब फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी कितनी होती है? 3D पोटेंशियल वेल के लिए 6 होती है। ये भी इजी क्वेश्चन था, देखिए गेट 2020 में इजी क्वेश्चन आए थे क्वांटम के, राइट, हम देख पा रहे हैं। Moving ahead, question number 28. An electron in a hydrogen atom is in the state n equals to 3, l equals to 2, m equals to -2. Let Ly denote the y component of orbital angular momentum operator if delta Ly square equals to alpha h cut square, the value of alpha is. अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। डेल्टा Ly को हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ Ly स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन Ly एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ Ly तो 0 हो जाएगा, तो Ly स्क्वायर की हमें निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो देखिए Ly स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? Ly स्क्वायर को हम लिख सकते हैं h कट स्क्वायर LL प्लस 1 माइनस m स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। L की वैल्यू m की वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको Ly की वैल्यू मिलेगी h कट स्क्वायर बाय 2, 2h कट स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, h कट की पावर 4। डेल्टा Ly क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ h कट की पावर 4 which is h कट स्क्वायर which is 1 h कट स्क्वायर, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। इजी है, ओके, ये क्वेश्चन भी इजी निकला। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 29। कंसीडर द हैमिल्टोनियन H इक्वल्स टू H नॉट प्लस H डैश, H नॉट और H डैश दोनों की आपको मैट्रिक्स दे रखी है। इफ द मैक्सिमम एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ H इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करस्पॉन्डिंग टू E इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वैल्यू ऑफ K इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, हमें इस K की वैल्यू बतानी है जो इस H डैश में है। ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, कैसे करेंगे हम? H डैश के लिए सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे, जो कि हमारी आइगन वैल्यूज होंगी एनर्जी की अप टू ग्राउंड स्टेट ऑर्डर, तो जो 3 आएंगी वो आएंगी 0 प्लस माइनस अंडर रूट 2 के, तो हमारी जो एनर्जीज आ जाएंगी वो होगी E माइनस अंडर रूट 2 के, E प्लस अंडर रूट 2 के, ठीक है। अब एनर्जी वैल्यू दे रखी है हमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, H की, E की दे रखी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देखिए हम जो है वो इस वाली एनर्जी को, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी को पिक कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम एनर्जी आइगन वैल्यू दे रखा है ना, मैक्सिमम एनर्जी, तो देखिए मैक्सिमम कब होगी? ये एनर्जी में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये तो मिनिमम होगी, ये जितनी एनर्जी है उतनी ही रही, कुछ ना बढ़ी ना घटी, तो मैक्सिमम कौन सी होगी? ये वाली, क्योंकि एनर्जी में कुछ वैल्यू जुड़ रही है, तो इसी को लेंगे ना, तो इसको ले लेते हैं अंडर रूट 2k प्लस 2, 3 यहाँ पे रख दीजिए, E की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, K की वैल्यू आप निकाल लीजिए, जो कि कितनी आएगी? 0.707, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 is here, which is the last question of this session. A hydrogen atom is in an orbital angular momentum state L, m equals to L. If L lies on a cone which makes a half angle 30 with respect to the z axis, the value of L is. Easy question है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये फॉर्मूला होता है एक, आप इसे याद कर लीजिए, स्टार बना लीजिए। स्पिन के लिए फॉर्मूला होता है, अगर आपको थीटा दिया हो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L और m की वैल्यूज दी हो, तो आप cos थीटा या थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा गिवन है तो L या ml की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि m इक्वल्स टू L है, थीटा 30 है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको L का आंसर मिल जाएगा। L के लिए आपकी वैल्यू जो आ रही है वो 3 आ रही है, तो यहाँ पे आपका आंसर है 3। तो इस तरह से हमने गेट के क्वांटम मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू डू like the things and the stuff which I provide to you, so please like the video, share to your friends, subscribe my channel and tell others to subscribe. Keep supporting, keep studying, and we'll meet again. Yeah, thank you. Bye bye.